हेलो एवरीवन, वेलकम टू मस्तूरा क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी 11th क्लास की 10 चैप्टर, जो कि है वायुमंडल में जल। यानी कि वायुमंडल में जल किस प्रकार से रहता है, जिसको हम जलवाष्प कहते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं कि हवा में जलवाष्प मौजूद होता है। हमने पहले चैप्टर में देखा था। इसमें वायुमंडल के आयतन में 0 से लेकर 4% तक की भिन्नता पाई जाती है। मौसम की परिघटना में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जल वायुमंडल में 3 अवस्थाओं जैसे कि गैस, द्रव व ठोस के रूप में उपस्थित होता है। वायुमंडल में आर्द्रता जलाशयों से वाष्पीकरण तथा पौधों में वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होती है। इस प्रकार वायुमंडल, महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन एवं वर्षा की प्रक्रिया द्वारा होता रहता है। हम देखते हैं कि जो महासागर होते हैं, महासागरों में सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो वाष्पीकरण है पानी का वो होता है, फिर वो महाद्वीप में संघनन के द्वारा यानी कि वर्षा के रूप में महाद्वीपों पर पहुंचता है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है, हम जिसको वाटर साइकिल कहते हैं। हवा में मौजूद जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। मात्रात्मक दृष्टि से इसे विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। यह हवा के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्पन का वजन है एवं इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। हवा द्वारा जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर होती है, यानी कि तापमान कितना होगा उस प्रकार से जो हवा है वो जलवाष्प अपने अंदर ग्रहण करेगी। निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग होती है। दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता के प्रतिशत को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती या घटती तथा सापेक्ष आर्द्रता भी प्रभावित होती है। यह महासागरों के ऊपर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है, क्योंकि महासागरों से पानी का जलवाष्पन होता है, तो यहाँ पर इसलिए जलवाष्प की जो मात्रा है वो सबसे अधिक होती है। एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरी हवा को संतृप्त कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि हवा इस स्थिति में दिए गए तापमान पर और अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। हवा के दिए गए प्रतिशत सैंपल में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे ओसांक कहा जाता है। यानी कि जो पूरा तापमान होता है, तापमान पर कितनी संतृप्तता है उसको हम ओसांक कहते हैं। वाष्पीकरण तथा संघनन को अगर हम देखें तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा वाष्पीकरण तथा संघनन के कारण क्रमशः घटती बढ़ती रहती है। वाष्पीकरण यानी कि जो जलवाष्प है उसका जो पानी है, पानी का गैस की फॉर्म में जाना, और दूसरा फिर वही गैस जब हम वो थोड़ी जो है भारी हो जाती है तो फिर वो नीचे बरसती है बारिश के रूप में, उसको हम संघनन कहते हैं। वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, और वाष्पीकरण का मुख्य कारण ताप है। यानी कि जितना ज्यादा तापमान होगा किसी भी महासागर के ऊपर उतना ही ज्यादा उसका वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण होकर के जो जल है वो गैस की अवस्था में बदलता चला जाएगा। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू करता है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। दिए गए हवा के अंश में जल को अवशोषित करने एवं धारण करने की क्षमता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। उसी प्रकार यदि आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने तथा धारण करने की क्षमता होती है। हवा की गति संतृप्त परत को असंतृप्त परत के द्वारा हटा देती है। इस प्रकार हवा की गति जितनी तीव्र होगी वाष्पीकरण उतना ही तीव्र होता है। जलवाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। यानी कि जो जलवाष्प है, जो गैसीय अवस्था है, उसका पानी की अवस्था में आना यानी कि जल की फॉर्म में चेंज होना, उसको हम संघनन कहते हैं। ऊष्मा का ह्रास ही संघनन का कारण होता है। जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तब उसमें जलवाष्प को धारण करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में संघनित हो जाता है। स्वतंत्र हवा में छोटे छोटे कणों के चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है, तब इन छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्रक कहा जाता है। खासकर धूल, धुआं तथा महासागरों के नमक के कण अच्छे केंद्रक होते हैं, क्योंकि वे पानी को अवशोषित करते हैं। संघनन उस अवस्था में भी होता है जब आर्द्र हवा कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है, तथा यह उस समय भी हो सकता है जब तापमान ओसांक के नजदीक होता है। यानी कि जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो वहां पर जलवाष्प का संघनन होना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा की सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है। संघनन हवा के आयतन, तापमान, ताप, दाब तथा आर्द्रता से प्रभावित होता है। संघनन तब होता है जब वायु का आयतन नियत हो एवं तापमान ओसांक तक गिर जाए।
वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए। नंबर 3, वाष्पीकरण द्वारा वायु में और अधिक जल वाष्प प्रविष्ट हो जाए, फिर भी हवा के तापमान में कमी संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था होती है। संघनन के बाद वायुमंडल की जल वाष्प या आर्द्रता निम्नलिखित में से एक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ओस, कोहरा, तुषार एवं बादल स्थिति एवं तापमान के आधार पर संघनन के प्रकारों को वर्गीकृत किया जा सकता है। संघनन तब होता है जब ओसांक जमाव बिंदु से नीचे होता है, तथा तब भी संभव है जब ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर होता है, यानी कि दोनों ही अवस्थाओं में जो है संघनन संभव है। ओस अगर हम देखें, ओस क्या होती है, तो जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संघनन केंद्रकों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों की ठंडी सतहों पर पानी की बूंदों के रूप में जमा हो जाती है। जैसे सर्दियों के मौसम में हम देखते हैं कि पेड़ पौधों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर हमें पानी की बूंदे बूंदे से झलकती हुई दिखाई देती है, वो ओस होती है। तब इसे ओस का नाम से जानते हैं। इसके बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं साफ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता तथा ठंडी एवं लंबी रातें होती है, यानी कि सर्दियों वाला मौसम। ओस के बनने के लिए यह आवश्यक है कि ओसांक जमाव बिंदु से ऊपर हो, तब जाकर ओस बनेगी। तुषार क्या होता है? तुषार ठंडी सतहों पर बनता है जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से नीचे 0 डिग्री सेल्सियस तक चले जाने पर होता है, अर्थात ओसांक जमाव बिंदु पर या उसके नीचे होता है। अतिरिक्त नमी पानी की बूंदों की बजाय छोटे छोटे बर्फ के रवों के रूप में जमा होती हैं। उजले तुषार के बनने की सबसे उपयुक्त अवस्थाएं ओस के बनने की अवस्थाओं के समान है, केवल हवा का तापमान जमाव बिंदु पर या उससे नीचे होना चाहिए, तभी तुषार बन पाता है। कोहरा एवं कुहासा क्या होता है? तो जब बहुत अधिक मात्रा में जल वाष्प से भरी हुई वायु संघनित सहती अचानक नीचे की ओर गिरती है, तब छोटे छोटे धूल के कणों के ऊपर ही संघनन की प्रक्रिया होती है। इसलिए कोहरा एक बादल है जिसका आधार सतह पर या सतह के बहुत नजदीक होता है। कोहरा तथा कुहासे के कारण दृश्यता कम से शून्य तक हो जाती है। नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता के कारण केंद्रकों की मात्रा भी अधिक होती है। जो धुएं वाली फैक्ट्री, मतलब जो जहाँ पर फैक्ट्री होती है, औद्योगिक केंद्र होते हैं, वहां पर यह अधिकतम होता है, जो कोहरे और कुहासे के बनने में मदद देती है। इसी से कोहरा बनता है, जिसकी वजह से हमें आसपास की जो चीजें होती है वो दिखाई नहीं देती, धुआं धुआं सा रहता है, वो पॉल्यूशन की वजह से और भी ज्यादा हो जाता है। ऐसी स्थिति को, जिसमें कोहरा तथा धुआं सम्मिलित रूप से बनते हैं, धूम्र कोहरा कहते हैं। कुहासे एवं कोहरे में केवल इतना अंतर होता है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है, यानी कि थोड़ा गीलापन, हम जैसे कहें कि बूंदे बूंदे सी, थोड़ा जो हमें दिखाई देता है भीगा भीगा सा, तो वो हमें दिखाई देता है कुहासे में। कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है, क्योंकि ऊपर उठती हुई गर्म हवा ढाल पर ठंडी सतह के संपर्क में आती है। कोहरे कुहासे की अपेक्षा अधिक शुष्क होते हैं, तथा जहां गर्म हवा की धारा ठंडी हवा के संपर्क में आती है, वहां ये प्रबल होते हैं। कोहरे छोटे बादल होते हैं जिनमें धूलकण, धुएं के कण तथा नमक के कण होते हैं। केंद्रकों के चारों ओर संघनन की प्रक्रिया जो है वो होती है। तो ये था हमारा कुहासा और कोहरा। बादल, तो बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की संहति होती है, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। चूंकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसलिए ये विभिन्न आकारों के होते हैं। इनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व तथा पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को चारों रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। पश्चात मेघ, कपासी मेघ, स्त्री मेघ, वर्षा मेघ। पचाव मेघों का निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ये पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं, जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं। तो ये होते हैं जो हमारे बादल होते हैं मेघ, उनके अलग अलग। तो ये सबसे पचाव मेघ होते हैं, जो कि समथिंग सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनते हैं। कपासी मेघ रुई के समान दिखते हैं, जैसे बादल दिखते हैं, एकदम रुई सी फैली फैली सी। ये प्राय 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं। स्त्री में, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, ये परतदार बादल होते हैं, जो कि आकाश के बहुत बड़े भाग पर फैले होते हैं। ऐसा लगता है पूरा आकाश जो है इनसे ढका हुआ रहता है। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास या अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। तो ये होते हैं चित्र 1 में। यहाँ पर जो है दिखाए गए हैं बादल किस प्रकार के होते हैं।
वर्षा मेघ काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी के सतह के काफी नजदीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि ये सतह को छूते हुए प्रतीत होते हैं। वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संहति वाले होते हैं। जो वर्षा होती है क्षोभमंडल में। क्षोभमंडल काफी नीचे की जो है संरचना है वायुमंडल की, इसमें वर्षा मेघ बनते हैं। तो ये ऐसा लगता है बिल्कुल सतह को छू रहे हुए, बहुत नीचे बनते हैं। ये चार मूल रूपों के बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों के बादलों का निर्माण जो है करते हैं। ऊंचे बादल जिसमें पछाव, पछाव स्थिरी, पछाव कपासी। मध्य ऊंचाई के बादल स्थिरी मध्य या कपासी मध्य। कम ऊंचाई के बादल स्थिरी कपासी स्थिरी वर्षा या फिर एवं जो है कपासी वर्षा मेघ इनका जो है निर्माण करते हैं। वर्षण तो स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में मदद करती है। जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है तब ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। इसलिए जलवाष्प के संघनन के बाद नमी की मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। जब जलवाष्प होता है तो संघनित होती जो जलवाष्प है, जलवाष्प का जो वायु है यानी कि जो पानी है वो वायु की फॉर्म में बदलता है, गैस में बदलता है, फिर उसका संघनन होकर के वो वर्षा के रूप में फिर से पृथ्वी पर आता है। यह द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है। वर्षण जब पानी के रूप में होता है उसे वर्षा कहा जाता है। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस कम होता है तब वर्षण हिमतूलों के रूप में होता है, जिसे हिमपात कहते हैं। यानी कि जब ऊपर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा गिर जाता है, यानी कि ठंडा मौसम होता है बहुत ज्यादा, तो ये जो वर्षा होती है यानी कि जो संघनन होता है पानी का, वो बूंदे बर्फ की फॉर्म में चेंज हो जाती हैं, जिससे हिमपात होता है या हिमवर्षा जिसको कहते हैं। नमी षटकोणीय रवों के रूप में निर्मुक्त होती है। ये रवे हिमतूलों का निर्माण करते हैं। वर्षा तथा हिमपात के अतिरिक्त वर्षण के दूसरे प्रकार सहित वृष्टि तथा कारकापात है। यद्यपि करकापात काफी सीमित मात्रा में होता है एवं समय तथा क्षेत्र की दृष्टि से यदा कदा ही होता है। संहिमवृष्टि जमी हुई वर्षा की बूंदे या पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी हुई बूंदे हैं। जमाव बिंदु के तापमान के साथ जब वायु की एक परत सतह के नजदीक आधे जमे हुए परत पर गिरती है तब सही वृष्टि होती है। वर्षा की बूंदे जो गर्म हवा से निकलती है तथा नीचे की ओर ठंडी हवा से मिलती है, इसके परिणाम स्वरूप वे ठोस हो जाती हैं तथा सतह पर वर्षा की बूंदों से भी छोटे आकार में बर्फ के रूप में ये गिरती हैं। जैसे कि वो होता है स्नोफॉल जम्मू कश्मीर वाले इलाके में, वो उस तरह से बनती है। कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं, जिसे ओला पत्थर कहा जाता है। ये वर्षा के जल से बनती हैं जो कि ठंडी परतों से होकर गुजरती हैं। ये ओला पत्थर एक के ऊपर एक बर्फ की कई संकेंद्रीय परतों के रूप में होते हैं। वर्षा के प्रकार तो उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को 3 प्रमुख जो भाग हैं उनमें बांटा जाता है। संवहनीय, पर्वतीय तथा चक्रवातीय या फ्रंटल वर्षा जिसको कहते हैं। तो संवहनीय वर्षा कौन सी होती है? हवा गर्म हो जाने पर हल्की होकर संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचने के बाद यह फैलती है तथा तापमान के कम होने से ठंडी होती है। परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया होती है तथा कपासी मेघों का निर्माण होता है। गरज तथा बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन यह बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। इस प्रकार की वर्षा गर्मियों में या दिन के गर्म समय में प्राय होती है। यह विषुवतीय क्षेत्र तथा खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में प्राय होती है। यानी कि जो वायु होती है वो गर्म होकर ऊपर उठती है, अपने साथ जलवाष्प ले जाती है, फिर वहां से संघनित होकर के वर्षा का निर्माण होता है। पर्वतीय वर्षा, जब संतृप्त वायु की संहति पर्वतीय ढाल पर आती है तब यह ऊपर उठने के लिए बाध्य होती है तथा जैसे ही यह ऊपर की ओर उठती है यह फैलती है, तापमान गिर जाता है तथा आर्द्रता संघनित हो जाती है। इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण है कि पवनाभिमुख ढाल पर सबसे अधिक वर्षा होती है, यानी कि वायु है उसमें जलवाष्प मौजूद है, पर्वत है, पर्वत से टकराई ऊपर चढ़ करके वर्षा का निर्माण करती है। इस भाग में वर्षा होने के बाद ये हवाएं दूसरे ढाल पर पहुंचती हैं, वे नीचे की ओर उतरती हैं तथा उसका तापमान बढ़ जाता है, तब उसकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है एवं इस प्रकार प्रतिवन ढाल सूखे तथा वर्षा विहीन रहते हैं। प्रतिवन भाग में स्थित क्षेत्र जिनमें कम वर्षा होती है उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। यह पर्वतीय वर्षा या स्थलकृत वर्षा के नाम से जानी जाती है। जब वायु है जिसमें जलवाष्प मौजूद है तो वह पर्वत से टकराकर वहीं पर्वत वाले क्षेत्र में वर्षा कर देगी, तो वहां पर वर्षा की मात्रा अधिक रहेगी। अब जहां दूसरी ओर वर्षा जो वायु है वो उतर रही है, क्योंकि उसने तो जो बारिश है
वो करवा दी, जितनी भी जलवाष्प वो सब छोड़ दिए। अब दोबारा से वो नीचे गर्म होकर जाएगी, वहां से जलवाष्प लेगी और फिर आएगी, फिर पर्वत से टकराएगी और फिर वर्षा करेगी। इसलिए पर्वत वाला क्षेत्र पर यहाँ पर जो वर्षा है वो होती रहती है। जो दूसरे वाला क्षेत्र जहाँ पर वायु उतर रही है वो वाला क्षेत्र सूखा रहता है। तो इस तरह से छायावृष्टि क्षेत्र जो है यहाँ पर बनता है। चक्रवातीय वर्षा या फ्रंटल वर्षा कौन सी होती है? तो आप पहले ही इस पुस्तक के 10वें अध्याय में बहिरोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों तथा चक्रवाती वर्षा का अध्ययन कर चुके हैं। अतः चक्रवाती वर्षा समझने के लिए अध्याय चैप्टर हमने जो चैप्टर 10 देखा था उसमें हमने देखा था किस प्रकार से कटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है और उनसे वर्षा होती है। संसार में वर्षा वितरण तो एक साल में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है तथा यह अलग अलग मौसमों में भी होती है। सामान्य तौर पर जब हम विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जाते हैं वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटती जाती है। विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पानी के स्रोत की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है। विषुवत वृत्त से 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है तथा पश्चिम की तरफ यह घटती जाती है। लेकिन विषुवत वृत्त से 45 डिग्री या 65 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण के बीच पछुआ पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है तथा यह पूर्व की तरफ घटती जाती है। जहाँ भी पहाड़ तट के समानांतर है वहाँ वर्षा की मात्रा पवन विमुख तटीय मैदान में अधिक होती है एवं यह प्रति पवन दिशा की तरफ घटती जाती है। वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा के आधार पर विश्व की मुख्य वर्षा प्रवृत्ति को निम्नलिखित रूपों में पहचाना जाता है। विषुवतीय पट्टी शीतोष्ण प्रदेशों में पश्चिमी तटीय किनारों के पास पर्वतों की वायु की ढाल पर तथा मानसून वाले क्षेत्रों के तटीय भागों में वर्षा बहुत अधिक होती है, जो प्रति वर्ष 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में प्रतिवर्ष 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के केंद्रीय भाग तथा शीतोष्ण क्षेत्रों के पूर्वी एवं भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक होती है। महाद्वीप के भीतरी भाग के वृष्टि छाया क्षेत्रों में पड़ने वाले भाग तथा ऊंचे अक्षांशों वाले क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वृष्टि छाया क्षेत्र जहां वर्षा नहीं हो पाती है। वर्षा के मौसमी वितरण इसकी प्रभाविता को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कुछ क्षेत्रों में जैसे कि विषुवतीय पट्टी तथा ठंडे समशीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा पूरे वर्ष होती ही रहती है। तो इस चैप्टर में हमने समझा वर्षण के बारे में, बादलों के बारे में। आज के इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू।